देश में इलेक्शंस की हलचल बड़े पैमाने में अब देखी जा रही है और वोटर से लेकर मिनिस्टर्स भी सब एक्टिव नजर आ रहे हैं। जहां लोगों ने वोट्स देना शुरू किया है, वहीं पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। और ऐसा ही एक नॉमिनेशन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से फाइल किया है। हालांकि इसी नॉमिनेशन पेपर से जुड़ा एक मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट भी आ पहुंचा है। जहां पूरे देश में इलेक्शंस को लेकर इतनी खलबली मची है, वहीं भला सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्टिव नहीं दिख सकती है। और इस केस में भी एक फैसला CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्दीवाला की बेंच ने लिया है। हालांकि हियरिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि CJI चंद्रचूड़ कहने पर मजबूर हो गए कि इलेक्शन से जुड़े हर केसेस सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो कोर्ट में भूचाल आ जाएगा। मामले की शुरुआत होती है बिहार के एक व्यक्ति जवाहर कुमार झा से, जो कि बिहार की बंका कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंटली लोकसभा इलेक्शंस में खड़े उतरना चाहते थे और जिसकी वजह से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया था। हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आया जब ये नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से जवाहर कुमार झा काफी नाराज दिखे थे और बिना देरी किए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ये नॉमिनेशन पेपर्स उन्हें फाइल करना पड़ता है जो कि इलेक्शंस में खड़े उतरना चाहते हैं। एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, जो कि झा की ओर से सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने मौजूद थे, ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस मामले में झा को सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए और ये भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस केस में ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाए ताकि रिटर्निंग ऑफिसर्स बिना किसी प्रॉपर रीजन के ऐसे लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स ना रिजेक्ट कर दे। हालांकि ये केस देखकर तो CJI DY चंद्रचूड़ काफी परेशान हो गए और कहने पर मजबूर हो गए कि There will be chaos if we start entertaining petitions under Article 32. It confers the right to constitutional remedies for enforcement of fundamental rights under the Constitution against rejection of the nomination papers. हालांकि जब एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को इस मामले में एक कदम उठाने को कहा तो CJI DY चंद्रचूड़ ने समझाते हुए कहा कि अगर वे इस केस में नोटिस इशू भी करते हैं तो इलेक्शंस तब तक खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि बंका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग 26 अप्रैल को होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए CJI stated, even if we issue notice and hear the matter, it will go beyond the elections. You have to follow the discipline of election law. तो जहां लग रहा था कि इस केस में शायद सुप्रीम कोर्ट बेंच कोई मदद नहीं करेगी और इस केस को डिसमिस भी कर दिया जाएगा, जो कि हुआ भी है, वहीं उन्होंने पिटिशनर को कहा है कि वे चाहे तो इस केस के लिए प्रॉपर लीगल रेमेडी सीख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच stated, We are not inclined to entertain the plea against rejection of his nomination papers. The petitioner can pursue such remedies as available under law. आपको बता दें कि Section 36 of the Representation of the People Act 1951 deals with scrutiny of nomination papers by the returning officer, and its subsection 4 says the returning officer shall not reject any nomination paper on the ground of any defect which is not of a substantial character. और अपने पिटिशन में जवाहर झा ने इस बात की मांग की थी कि इस सेक्शन को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिले। He stated, issue urgent appropriate writ order or direction to specifically define the defect of substantial character within the meaning of section 36 subsection 4 of the Representation of the People Act. पिटिशनर का मानना था कि इस एक्ट में क्लियरली नहीं मेंशन्ड है कि किस बेसिस पर रिटर्निंग ऑफिसर एक नॉमिनेशन को डिसमिस कर सकता है और इस बारे में ही पिटिशनर को क्लैरिटी चाहिए थी। इसलिए भी क्योंकि पिटिशनर झा का मानना है कि बिना प्रॉपर डेफिनेशन के the returning officers are often found to be rejecting the nomination papers of various candidates in an utterly arbitrary and whimsical manner, जो कि बहुत ही गलत बात है। और इसी बारे में पिटिशन में फर्दर स्टेट करते हुए झा ने मांग रखी थी, such unbridled, ambiguous, discretionary and arbitrary exercise of power by the returning officers is posing grave danger to our democracy, as sometimes eligible and popular candidates are being ousted on extraneous consideration and non-suitable candidates are being confirmed despite having glaring defects in their nomination forms. सिर्फ यही नहीं, पिटिशनर की एक मांग ये भी थी कि डायरेक्शन टू बी सॉट टू द रिटर्निंग ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री टू मैंडेटरीली प्रोवाइड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एटलीस्ट अ डे टू एवरी कैंडिडेट टू क्योर एवरी डिफेक्ट मार्क्ड इन द इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स। आपको बता दें कि बेंच ने इस केस में ये भी कहा था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के आने के अलावा पिटिशनर को ऐसे रिजेक्शन के खिलाफ एक इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी चाहिए थी और सीधे सुप्रीम कोर्ट आना सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन से जुड़े कई केसेस आजकल कोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक ऐसा ही केस मद्रास हाईकोर्ट भी जा पहुंचा था। मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस SV गंगापुरवाला एंड जस्टिस J सत्यनारायण प्रसाद की बेंच के सामने एक पिटिशन आ पहुंची थी, चैलेंजिंग BJP लीडर नायना नागेंद्र's nomination as a candidate for
the Tirunelveli Lok Sabha constituency in Tamil Nadu. इस केस के पिटिशनर वी महाराजन ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि तिरुनेलवेली रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी लीडर नायना नागेंद्र के नॉमिनेशन को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया विदाउट कंसिडरिंग हिज रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट इट। महाराजन ने यहाँ कोर्ट को बताया कि he had informed the returning officer that the BJP candidate had suppressed facts in the nomination papers. The candidate had even concealed the criminal case against him in the nomination papers. सिर्फ यही नहीं बल्कि पिटिशनर की ECI से भी कुछ डिमांड्स थी कि इलेक्शन कमीशन टेक एक्शन अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर नेग्लिजेंटली एक्सेप्टिंग द कैंडिडेट्स नॉमिनेशन विदाउट कंसिडरिंग हिज रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इतना सब सुनने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पिटिशनर को झटका दे दिया जब उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में मद्रास हाईकोर्ट ने पाया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोल डेट 19 अप्रैल की ही फिक्स्ड है और ऐसे में इस पॉइंट पर आकर पिटिशनर के केस को एंटरटेन करना गलत है, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। आपको बता दें कि इलेक्शंस और इसकी नॉमिनेशन को लेकर काफी चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही है अब जो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और अब जो लोगों के या तो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट, तो आपको बता दें कि इसमें भी एडिशनल चेंजेस इलेक्शन अथॉरिटीज ने किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। The election authorities has directed the contesting candidates to file affidavit including information on their criminal antecedents if any, और ये affidavit nomination papers के साथ ही फाइल होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस affidavit में इंक्लूड क्या करना है। The affidavit should include details of the assets, movable and immovable properties, investments in foreign countries and liabilities of the candidates as well as their spouses and children. The filing of the affidavit, duly filing all the columns was mandatory and failure of filing them could result in rejection of the nomination paper by the returning officer concerned. अब जब यहाँ एसेट की बात हो रही है तो आपका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट की ओर लाना भी जरूरी है जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच ने कैंडिडेट्स को राहत देते हुए ऑर्डर दिया था। We are not inclined to accept the blanket proposition that the candidate is required to lay his life out threadbare for examination by the electorate. His right to privacy would still survive as regards matters which are of no concerns to the voter or are irrelevant to his candidature for public office. In that respect, non-disclosure of each and every asset owned by a candidate would not amount to a defect, much less a defect of a substantial character. और वहीं दूसरी ओर एक लैंडमार्क जजमेंट में भी जस्टिस चेरेमेश्वर की बेंच ने ऑर्डर दिया कि politicians, their spouses and associates have to declare their sources of income along with their assets in order to qualify for contesting elections. अपने ऑर्डर में जस्टिस चेरेमेश्वर ने ऐड करते हुए कहा, A candidate's constitutional right to contest an election to the legislature should be subservient to the voter's fundamental right to know the relevant information regarding the candidate. तो ये कहना तो आसान है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शंस की वजह से काफी हलचल देखने को मिली है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या चेंजेस मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।